नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज से एक सप्ताह के बाद नूतन वर्ष 2023 की शुरुआत होने जा रही है। आप सभी को नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10 दिन पूर्व मैंने 2023 के प्रारंभिक 3 महीनों जनवरी, फरवरी और मार्च का राशिफल अपलोड किया था। बहुत से दर्शकों ने आग्रह किया है कि वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल का वीडियो भी अपलोड कर दें, तो मैं आपके लिए धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल का वीडियो अपलोड कर रहा हूं। हालांकि वार्षिक राशिफल का विश्लेषण बहुत ही लंबी प्रक्रिया है और छोटे से वीडियो में हर बिंदु पर ज़्यादा विस्तार से चर्चा तो संभव नहीं है, लेकिन मैंने प्रयास यही किया है कि ग्रहों के गोचर के आधार पर सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे धन प्राप्ति और धन संचय, नौकरी, रोजगार, व्यापार व्यवसाय, शादी ब्याह, प्रॉपर्टी, वाहन आदि बिंदुओं पर चर्चा की जाए और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दी जाए कि वर्ष 2023 में कौन सा कालखंड किस कार्य के लिए विशेष शुभ रहेगा और कौन सा कालखंड ऐसा होगा जब आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। एक विशेष जानकारी आपको दे दूं कि आप लोगों के आग्रह पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है और वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा। आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति 21 अप्रैल तक अपनी ही राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद देवगुरु का गोचर मेष राशि में हो जाएगा और देवगुरु कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे, जहां पर देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वो है शनि का राशि परिवर्तन। शनि 17 जनवरी को कुंभ राशि में आ जाएंगे और जैसे ही शनि कुंभ राशि में आएंगे तो धनु राशि के जातकों के जीवन से 7.5 का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। पिछले 7.5 वर्ष से आपने जो भी परेशानियां झेली शनि के कारण, अब वो सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि 7.5 समाप्त। और दूसरी महत्वपूर्ण घटना होगी शनि का नक्षत्र परिवर्तन। शनि का गोचर कुंभ राशि में तीसरे भाव में, राहु का गोचर मेष राशि में है पंचम भाव में। राहु यहाँ पर 30 अक्टूबर तक रहेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी राहु पर, तो राहु को बल मिलेगा। दूसरी बात यह है कि शनि का गोचर राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में होगा और शनि शतभिषा नक्षत्र में 14 मार्च को गोचर करेंगे और 14 मार्च से पूरे वर्ष दिसंबर लास्ट तक शतभिषा नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। हालांकि 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में आ जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रभाव 2023 में आपके जीवन पर पड़ेगा वो शनि और राहु के गोचर का होगा, क्योंकि राहु शनिवत कार्य करते हैं और जब शनि स्वयं राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो राहु को बहुत बड़ा बल प्राप्त होगा। देवगुरु भी यहाँ पर आ जाएंगे 21 अप्रैल से और 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक देवगुरु और राहु एक साथ होंगे और गुरु और राहु का गुरु चांडाल योग भी बनेगा। लेकिन गुरु चांडाल योग के साथ साथ एक महत्वपूर्ण राजयोग भी बनेगा, इस पर आगे चर्चा करेंगे। केतु
30 अक्टूबर तक लाभ के भाव में हैं और इसके बाद केतु का गोचर कन्या राशि में हो जाएगा और केतु दशम भाव में आ जाएंगे। देखिए, जब वार्षिक राशिफल का विचार किया जाता है तो उन ग्रहों की चर्चा की जाती है जो कि लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। गुरु, शनि, राहु और केतु। इसके अलावा सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल ये ऐसे ग्रह हैं जो लगभग हर महीने राशि परिवर्तन करते रहते हैं। तो इनके प्रभाव को समझने के लिए मैं हर महीने मासिक राशिफल का वीडियो अपलोड करता हूं, उससे आप समझ लेंगे। लेकिन शनि, गुरु, राहु और केतु के साथ सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, इनका सम्मिलित प्रभाव क्या होगा, इसको समझने के लिए मैं आपको ज्योतिष शास्त्र के एक सिद्धांत की ओर ले चल रहा हूं, और वो ये है कि जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो दोनों के बल में वृद्धि होती है, दोनों एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं, और यहाँ तक कि अगर एक दूसरे के शत्रु ग्रह भी हुए तो भी शुभ फल देते हैं। तो इसी आधार पर हम वर्ष 2023 की एनालिसिस करेंगे। जब भी शनि या गुरु के त्रिकोण पर सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र आएंगे तब तब नौकरी, व्यापार, प्रॉपर्टी, विवाह, वाहन के प्रबल योग बनेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे शनिदेव के राशि परिवर्तन के बारे में। शनिदेव पिछले 2.5 वर्ष से मकर राशि में गोचर कर रहे थे और आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे थे और आपके जीवन में 7.5 का अंतिम चरण गतिमान था। हालांकि पिछले 7.5 वर्षों में जब शनि आपके लग्न भाव में थे, इसके पहले आपके 12वें भाव में थे और पिछले 2.5 वर्ष से आपकी कुंडली में धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई होंगी आप स्वयं इससे भली भांति परिचित हैं। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या आपके साथ हुआ होगा, और जो मैं बताने जा रहा हूँ अगर वैसा ही हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि जिन जातकों के जीवन में 7.5 का प्रभाव शुरू होने जा रहा है या जिनके जीवन में अभी भी 7.5 चल रही है, जैसे कि मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, तो इन जातकों को 7.5 के प्रभाव को समझने में आसानी रहेगी। और जो मैं बताऊंगा उससे हट करके भी अगर कोई घटना हुई हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए, शनिदेव का गोचर कुंडली के दूसरे भाव में था और शनिदेव की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही थी। पहली बात, दूसरा भाव जो होता है वो धन के संचय का होता है। धन का संचय प्रभावित हुआ होगा, पैसे की परेशानी आपको लगातार बनी रही होगी। धन आया होगा, पैसा मिला होगा, लेकिन पैसा टिका नहीं होगा, पैसा खर्च हो गया होगा। शनि की दृष्टि जब चौथे भाव पर पड़ी, चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव आपकी मानसिक शांति होती है, भौतिक सुखों का होता है, मानसिक सुखों का होता है। आपकी मानसिक शांति समाप्त रही होगी, लगातार तनाव से ग्रस्त रहे होंगे आप। और चूंकि प्रॉपर्टी और वाहन का भी विचार किया जाता है, माता का स्वास्थ्य का भी विचार किया जाता है चौथे भाव से, तो हो सकता है कि आपके भाई बहनों या चाचा ताऊ के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद भी रहा हो और माता का स्वास्थ्य भी खराब हुआ हो। चूँकि शनि पराक्रम भाव के भी स्वामी थे, पराक्रम भाव के स्वामी होकर के धन भाव में गोचर कर रहे थे, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी कमी आई होगी। शरीर में एक अजीब तरह की थकान, आलस्य, कार्य करने की इच्छा न होना, काम में मन न लगना, ये सब चीज़ें आपके जीवन में रही होंगी। और शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ी। अष्टम भाव क्या होता है? आकस्मिक घटनाओं का, आकस्मिक दुर्घटनाओं का, कमर के नीचे के रोगों का,
तो आप जोड़ों के दर्द, पिंडलियों के दर्द, आर्थराइटिस, इन सब समस्याओं से भी परेशान रहे होंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई होंगी जो आपके लिए विशेष कष्टकारी रही होंगी, क्योंकि आठवां भाव जो होता है वो कष्टों का होता है, पीड़ाओं का होता है, दुख का होता है, मिजरीज का होता है। हालांकि अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से आपकी आयु में तो वृद्धि हुई होगी, लेकिन कष्ट भी बढ़े होंगे। और शनि की दृष्टि कुंडली के लाभ के भाव पर पड़ी होगी, तो आपके हर तरह के लाभ प्रभावित हुए होंगे। सबसे बड़ा तो धन का हानि हुई होगी, पैसा आपको मिला नहीं होगा, या शनि चूँकि कंस्ट्रक्शन के कारक होते हैं, आपने कोई गवर्नमेंट टेंडर लिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, काम भी आपने पूरा कर दिया, लेकिन आपका पैसा फंस गया। तो इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। और इससे हट करके भी कोई समस्या अगर आई हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि साढ़े साती का क्या प्रभाव पड़ता है इसकी जानकारी आपके साथियों को, मित्रों को हो सके। शनिदेव का गोचर 17 जनवरी को पराक्रम भाव में कुंभ राशि में होगा, और जैसे ही शनिदेव पराक्रम भाव में आएंगे, शनिदेव की सीधी तीसरी दृष्टि जो है वो राहु पर पड़ेगी, और 14 मार्च को राहु के नक्षत्र में आ जाएंगे शनिदेव। तो शनि को भी बल मिलेगा और राहु को भी बल मिलेगा। अब राहु क्या है? राहु आकस्मिकता के कारक हैं, राहु एक्सपेंशन के कारक हैं, राहु विस्तार के कारक हैं, और राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। और आपकी कुंडली में अगर राहु बलवान हुए तो आपको बुलंदियों पर भी पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। अब देखिए क्या होगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी भाग्य के भाव पर, शनि की दृष्टि पंचम पर राहु पर पड़ेगी, और शनि की दशम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। अचानक से आपको नवम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव और पंचम भाव, तृतीय भाव, इन भावों से संबंधित शुभ फल मिलना शुरू हो जाएंगे। भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, आपके रुके हुए काम को गति मिलेगी, कार्य में जो बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगी। धन के भाव पर राहु की दृष्टि पड़ी, और धन के भाव पर राहु की दृष्टि जब पड़ती है, लाभ के भाव पर, एकादश भाव पर, राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता है, और राहु इसमें अत्यंत बलवान होंगे, तो आपको धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। 12वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, 12वां भाव विदेश का होता है, तो आपके विदेश जाने के मार्ग प्रशस्त होंगे, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, विदेशी व्यापार से आपको लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुध हैं सप्तम के और दशम के स्वामी आपकी कुंडली में, और बुध होते हैं व्यापार के कारक, तो पार्टनरशिप में व्यापार है उसमें आपको लाभ मिलेगा, नौकरी रोजगार के अवसर मिलेंगे, संतान की प्राप्ति होगी, और उच्च शिक्षा के लिए भी आपकी संतान विदेश जा सकती है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, जब शनि से त्रिकोण पर सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र होंगे तो सभी ग्रह अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। तो देखिए शनि से त्रिकोण पर कौन सा भाव बन रहा है, 1 2 3 4 5। शनि से पंचम यानी पहले त्रिकोण पर सप्तम भाव बन रहा है, और दूसरा जो त्रिकोण है 6 7 8 9 वो है एकादश भाव। तो शनि से त्रिकोण पर यानी कि सप्तम भाव में और एकादश भाव में जब जब सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का गोचर होगा, तब तब आपको इन भाव से संबंधित शुभ फल प्राप्त होंगे। और ये 11वां भाव और 7वां भाव ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि सप्तम भाव से आपके लाइफ की सेकंड इनिंग की शुरुआत होती है, आपके जीवन
की दूसरी पारी की शुरुआत होती है, दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है, विवाह होता है। और 11वां भाव तो लाभ का भाव है। और जब ये भाव शनि से त्रिकोण पर बन रहे हैं तो धनु राशि के जातकों के लिए तो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। अब आप पेन पेपर लीजिए और डेट्स नोट कीजिए। पहले बात करते हैं शुक्र के बारे में। 2 मई से 30 मई शुक्र का गोचर सप्तम भाव में, शनि की दृष्टि शुक्र पर। शनि और शुक्र प्रबल मित्र हैं और जब शनि के त्रिकोण पर शुक्र होंगे तो दोनों ही ग्रह खास करके शुक्र के प्रभाव में बहुत अधिक वृद्धि होगी। तो यहाँ सप्तम भाव में शुक्र क्या करेंगे? आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे, आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा, लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे और लव रिलेशंस मैरिज में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस बात की प्रबल संभावना है कि कार्यस्थल पर ही अपने किसी सहकर्मी के साथ आपके रिलेशंस डेवलप हों और आप विवाह कर लें, या फिर विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति हो। और या तीसरी स्थिति ये बनती है कि कितनी भी फाइनेंशियल पोजीशन आपकी ख़राब रही हो, विवाह के बाद उसमें बहुत बड़ा सुधार आपको देखने को मिलेगा। और शुक्र फीमेल प्लैनेट हैं, सप्तम भाव व्यापार का होता है। जब यहाँ पर शुक्र का गोचर होगा, अगर आप महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं या अपनी माता या अपनी पत्नी के नाम से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो उस व्यापार व्यवसाय को आप बुलंदियों पर ले जाएंगे, सफलता के प्रबल योग बनेंगे। इसके बाद बात करें बुध की, तो बुध का गोचर 24 जून से लेकर के और 8 जुलाई तक होगा। 24 जून से लेकर के और 8 जुलाई तक बुध का गोचर सप्तम भाव में होगा। अब यहाँ देखिए, बुध अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर सप्तम भाव में 3 लिखा हुआ है, 3 का अर्थ है मिथुन राशि। और बुध का गोचर केंद्र के भाव में हो रहा है अपनी ही राशि में, तो यहाँ पर भद्र महापुरुष राजयोग का भी निर्माण होगा। अब आप देखिए, शनि से त्रिकोण पर हो गए बुध और भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, तो 24 जून से लेकर के और 8 जुलाई तक का जो गोचर काल होगा बुध का, ये आपके जीवन में धन की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, विवाह की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। बुध दशम के भी स्वामी हैं और सप्तम में राजयोग जब बनाएंगे तो आपके कार्य क्षेत्र से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि भद्र महापुरुष राजयोग जब बनता है तो वह राजयोग व्यक्ति को अत्यधिक धन की प्राप्ति कराता है। अब अगर आप बुध से संबंधित कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे कि आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, फाइनेंस सेक्टर में हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, या फिर आप शनि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, रियल एस्टेट का काम है, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य है, कंस्ट्रक्शन का कार्य है, आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या फिर आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो आप नोट कर लीजिए 24 जून से 18/7 का समय आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, धन की प्राप्ति होगी, विवाह का योग बनेगा और व्यापार को आप बुलंदियों पर ले जाएंगे। बात करें सूर्य की, तो 15 जून से और 17 जुलाई 15 जून से 17 जुलाई तक
सूर्य का गोचर सप्तम में होगा। सूर्य शनि से त्रिकोण पर होंगे। और देखिए 24 जून से 8 जुलाई तक, 24 जून से 8 जुलाई तक बुध का भी गोचर यहाँ पर था। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। सूर्य और बुध की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, आप पर पड़ेगी। सूर्य बुध नौकरी के कारक होते हैं। नौकरी किसको मिलेगी? आपको मिलेगी, क्योंकि दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, यानी आप पर पड़ रही है। तो आपको बुध से संबंधित क्षेत्रों में, बैंकिंग से के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, या फिर आप सूर्य से संबंधित IAS IPS, सिविल सर्विसेज, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, इन सब क्षेत्रों में आपको जॉब मिल सकती है। बात करें मंगल की, तो मंगल का गोचर 13 मार्च से और 10 मई तक कुंडली के सप्तम में होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, चूँकि मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं, पंचम के स्वामी हैं और शत्रु राशि में गोचर करेंगे। भले ही शनि से त्रिकोण पर होंगे, लेकिन ये जो समय है 13/3 से 10 मई तक का, चूँकि 12वें के स्वामी हैं तो खर्च बढ़ा देंगे, अस्पताल के चक्कर आपके लगेंगे और मंगल के प्रभाव से आपके अंदर क्रोध और उग्रता भी बढ़ेगी। तो दाम्पत्य जीवन में भी कड़वाहट घुल सकती है। दाम्पत्य जीवन में, लव रिलेशंस में, पार्टनरशिप में तनाव की स्थितियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं। तो इसके लिए आप विशेष करके 13 मार्च से 10 मई तक मंगल का उपाय जरूर कीजिएगा। आपकी कुंडली में शनि से दूसरा त्रिकोण जो है वो है एकादश भाव, लाभ का भाव। और यहाँ पर शुक्र का गोचर 30/11 से 25 दिसंबर, इस कालखंड में आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। देखिए, शुक्र वैसे तो सरकारी नौकरी के कारक नहीं होते हैं, लेकिन शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं और छठा भाव नौकरी का होता है और गोचर है शुक्र का लाभ के भाव में, वीनस एकादश भाव में। तो आपको सरकारी नौकरी का भी लाभ मिलेगा। खास करके आप कला से संबंधित क्षेत्रों में विशेष उन्नति करेंगे, क्योंकि यहाँ पर शुक्र अपनी ही राशि में है, तुला राशि में, और कोई ग्रह अपनी ही राशि में अत्यंत श्रेष्ठ फल देता है। और साथ ही साथ मित्र शनि से त्रिकोण पर जब हैं तो संतान का लाभ, धन का लाभ, आपका विवाह करा देंगे। हर तरह का लाभ आपको 30 नवंबर से और 25 दिसंबर के बीच में, ये डेट्स नोट कीजिए। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का होता है, आपके सपनों का होता है। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी सपना आपका है, अगर आपने प्रयास किया और शुक्र आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में हुए तो 30/11 से 25/12 के बीच में आपकी वह इच्छा पूरी हो करके रहेगी। बुध की बात करें तो बुध 19 अक्टूबर से 6 नवंबर, 19/10 से 6/11। और सूर्य की बात करें तो सूर्य 18 अक्टूबर से 17/11। तो इसका मतलब यह हुआ कि 19 अक्टूबर से और 6 नवंबर तक सूर्य और बुध दोनों ही लाभ के भाव में होंगे। और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, संतान और शिक्षा के भाव पर। तो छात्रों के लिए ये समय बहुत ही श्रेष्ठ फलदायक होगा। आपको नौकरी की तलाश है, एफर्ट्स कर रहे हैं, सूर्य और बुध अगर आपकी कुंडली में मजबूत हुए या आपके जीवन में सूर्य या बुध की महादशा या अंतर्दशा
गतिमान है तो आपको शासन प्रशासन के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, एजुकेशन क्षेत्र में, फाइनेंस सेक्टर में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, किसी विदेशी कंपनी में जॉब मिलने का योग बनेगा। और विशेष योग जो बनेगा वह बनेगा 3/10 से 16/11, 3 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में विशेष योग बनेगा विदेश में जॉब का, जो मंगल का गोचर लाभ के भाव में होगा। चूँकि मंगल 12वें के स्वामी हैं और पंचम के भी स्वामी हैं, तो छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। सरकारी नौकरी विदेश में मिल सकती है। और एक बात ध्यान रखनी है आपको कि 3/10 से 16/11 जब मंगल का गोचर लाभ के भाव में होगा, मंगल की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी, छात्रों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। खास करके अगर आप आर्मी, एयरफोर्स, मिलिट्री, नेवी, पुलिस विभाग या पैरामिलिट्री फोर्सेज, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग का क्षेत्र या मेडिकल और सर्जरी, इन क्षेत्रों में एफर्ट कर रहे हैं तो ये समय 3 अक्टूबर से 16/11 का बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए सफलता मिलेगी। लेकिन संतान की दृष्टि से आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, विशेषकर गर्भवती माताओं को। चूँकि मंगल जो होते हैं वो ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं, तो संतान की प्राप्ति अगर होगी तो ऑपरेशन के द्वारा ज़्यादा प्रबल संभावना बनती है। इसलिए लगातार अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें और अपना विशेष ध्यान रखें। अब शनि की बात हो गई, बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति और राहु। देखिए, राहु का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है और देवगुरु 21 अप्रैल को पंचम भाव में आएंगे। 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक लगभग 6 महीने पंचम भाव में गुरु चांडाल योग बनेगा। अब ये क्या होता है? गुरु चांडाल योग को सबसे खराब योग माना गया है, क्योंकि गुरु तो है ज्ञान, गुरु है विवेक, लेकिन राहु क्या है? राहु भ्रम पैदा करते हैं, राहु डर पैदा करते हैं, राहु डिप्रेशन पैदा करते हैं और राहु किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न करते हैं। तो देखिए, कुछ छोटा सा मैं आपको उपाय बता दे रहा हूँ। अगर आप ये कर लेंगे तो गुरु चांडाल योग से आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। पहले तो राहु को नियंत्रित करने के लिए गुरुदेव पर्याप्त हैं। आप देवगुरु को बल दीजिए। क्या करना होगा? भूल करके भी माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का अपमान मत कीजिएगा। आप ये चीज़ नोट कर लीजिए। 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक, वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस टाइम पीरियड में माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का जितना आप सम्मान कर सकें, जितनी आप सेवा कर सकें, जितना उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, उतना ही आपको गुरु चांडाल योग का शुभ फल प्राप्त होगा। दूसरी बात, जहाँ तक राहु की बात है, आप इस गोचर काल में जब भी घर से बाहर निकलें, आप एक नियम बना लीजिए। जब भी घर से बाहर निकलें, राहु क्या है? राहु है छाया, राहु है धुआं। आप धूप बत्ती या अगरबत्ती जला कर निकलें। घर से बाहर निकलना है, जैसे ही आप घर के लिए बाहर निकलना चाहें तो 2 अगरबत्ती जला दीजिए और घर से बाहर आराम से चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, मोरपंख ला करके अपने घर के मेन डोर पर, अपने स्टडी रूम में, अपने बेडरूम में, तकिए के नीचे, अपने पर्स में, अपने कार्यस्थल पर, हर जगह मोरपंख रखें। और तीसरा बहुत सिंपल सा उपाय है, एक सुरमे की छोटी सी डिबिया अपनी जेब में या अपने पर्स में हमेशा रखें। कभी भी राहु का नेगेटिव प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ क्या है? गुरु चांडाल योग तो बन रहा है, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, विष्णु लक्ष्मी योग
कैसे? देखिए, गुरु हैं केंद्र के भाव के, चतुर्थ भाव के स्वामी, और राहु पंचम के स्वामी हैं। कैसे? राहु और केतु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव के स्वामी के तरह कार्य करते हैं। ये विशेषता राहु और केतु की है। तो यहाँ पर राहु पंचम के स्वामी यानी कि त्रिकोण के भाव के स्वामी हो गए और गुरु केंद्र के भाव के स्वामी हो गए। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। तो ये जो 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर का समय है, बहुत बड़ा राजयोग बनेगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे इस राजयोग को फलीभूत कर पाते हैं। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। राहु आपकी महत्वाकांक्षा, आपके अटैचमेंट, आपके लगाव को शो करते हैं। आप अपने लव पार्टनर को हर स्थिति में प्राप्त करना चाहेंगे। लव रिलेशंस बहुत ही स्ट्रांग होंगे इस गोचर काल में, और हो सकता है कि 21 अप्रैल से 30/10 के बीच में आपका विवाह भी हो जाए, क्योंकि राहु बहुत ही प्रबल इच्छा पैदा करते हैं किसी भी चीज के प्रति। अब गुरु और राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, धन को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होगी। ध्यान दीजिएगा कि राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, धन आएगा, असीमित मात्रा में आएगा। राहु ये नहीं देखते हैं कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या सही है, क्या गलत है। पैसा हर तरफ से आएगा। यहीं पर आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। इलीगल वेज में अगर आपने धन अर्जित किया तो वो आपके लिए समस्या बन जाएगा। तो गुरु का, राहु का उपाय करें, नैतिक रास्तों से धन अर्जित करें। राहु इस गोचर काल में आपकी हर इच्छा को पूरा कर देंगे, क्योंकि राहु पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। राहु के साथ गुरु का गोचर है और राहु अत्यंत बलवान स्थिति में है। तो गुरु और राहु, चूँकि गुरु के प्रभाव से आपके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और आप सही निर्णय भी ले पाएंगे। लेकिन वही बात कि मैंने जो उपाय बताए हैं वो जरूर कीजिएगा, ताकि आपको गुरु चांडाल योग का कोई नुकसान ना हो। 21 अप्रैल के बाद की तो बात हो गई। 21 अप्रैल तक देवगुरु का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में होगा। यहाँ पर गुरु अकेले अपनी ही राशि में गोचर करेंगे केंद्र के भाव में। बहुत ही खूबसूरत योग बनेगा धन प्राप्ति का 15 फरवरी से और 12 मार्च के बीच। शुक्र का गोचर होगा मीन राशि में। गुरु शुक्र की युति बनेगी और गुरु शुक्र की युति जो है वो प्रबल धनदायक युति होती है। जब एक साथ और केंद्र के भाव में और गुरु अपनी ही राशि में, तो आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। और चूंकि लाभ के भाव के स्वामी शुक्र हैं और गुरु के साथ बैठे हैं, तो इस गोचर काल में कई तरह का लाभ मिलेगा आपको। धन की प्राप्ति तो होगी ही, आप घर में सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन भी लाएंगे, आपका विवाह भी होगा, संतान की भी प्राप्ति आपको हो सकती है इस गोचर काल में। और एक दूसरा बहुत ही खूबसूरत योग बनेगा गुरु और सूर्य का 15 मार्च से और 14 अप्रैल। ये सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में होगा। गुरु और सूर्य का योग बनेगा केंद्र के भाव में, दृष्टि दशम भाव पर। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, वेतन वृद्धि, इन सब का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में वकालत के क्षेत्र में काउंसलर के रूप में, या आप अपना कोई शिक्षण संस्थान या कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करना चाहते हैं,
इन सब कार्यों के लिए 15/3 से 14 अप्रैल तक का जो समय है अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि गुरु से त्रिकोण पर कब कब होंगे सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र। 21 अप्रैल के बाद देवगुरु का गोचर होगा पंचम भाव में, और पंचम भाव से त्रिकोण पर है नवम भाव, और दूसरा त्रिकोण जो है वो है लग्न का भाव। जब भी नवम भाव में यानी कि भाग्य भाव में सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र का गोचर होगा तो आपको पंचम, नवम और लग्न तीनों के शुभ फल प्राप्त होंगे, क्योंकि देवगुरु लग्न के स्वामी हैं और गुरु से त्रिकोण पर सभी ग्रह होंगे। बात करें शुक्र की तो 7 जुलाई से लेकर के और 7 अगस्त यहाँ पर शुक्र भाग्य भाव में होंगे, देवगुरु के त्रिकोण पर होंगे। भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र लाभ के स्वामी हैं और भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो भाग्य के सपोर्ट से आपको लाभ होगा, आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। और शुक्र छठे के भी स्वामी हैं तो सरकारी नौकरी का भी योग बनेगा। बुध की बात करें तो बुध का गोचर 25 जुलाई से लेकर के और 1 अक्टूबर सबसे लंबा टाइम पीरियड होगा बुध का। 25 जुलाई से 1 अक्टूबर बुध होंगे अपने मित्र सूर्य की राशि में, भाग्य के भाव में, गुरु के त्रिकोण पर होंगे, भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा और बुध से संबंधित क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। बुध कर्म क्षेत्र के स्वामी होकर भाग्य भाव में बैठे हैं तो कार्य क्षेत्र में प्रबल उन्नति देखने को मिलेगी। ये बहुत लंबा टाइम पीरियड रहेगा और बहुत ही अच्छा गोचर रहेगा आपके लिए बुध का। खास करके व्यापारियों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं, सप्तम के भी स्वामी और दशम के भी स्वामी होकर भाग्य भाव में बैठे हैं। तो व्यापार को आप नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। नया व्यापार व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय रहेगा। और ख़ास करके अगर आप बुध से रिलेटेड क्षेत्रों में हैं, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। बात करें मंगल की तो मंगल का जो गोचर है वह होगा 1 जुलाई से और 18/8 के बीच में, और यहाँ पर मंगल अपने मित्र सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु के त्रिकोण पर हैं। सैन्य क्षेत्र, आर्मी, एयरफोर्स, मिलिट्री, नेवी, पुलिस विभाग, पैरा मिलिट्री फोर्सेज, मेडिकल और सर्जरी, गेम्स और स्पोर्ट्स, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इन क्षेत्रों में नौकरी की तलाश कर रहे हैं सफलता मिलेगी, और ख़ास करके विदेश में अगर आप कोई जॉब सीख कर रहे हैं, क्योंकि बुध मंगल भाग्य भाव में बैठे हैं, 12वें के स्वामी हैं, पंचम के स्वामी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा और विदेशों से आपको धन की भी प्राप्ति होगी। सूर्य की बात करें तो सूर्यदेव 17 अगस्त से लेकर के और 17 सितंबर तक, 17 अगस्त से 17 सितंबर तक भाग्य भाव में बैठेंगे। अपनी ही राशि में त्रिकोण के भाव में बैठे हैं, गुरु की त्रिकोण पर हैं। ये समय IAS, IPS, सिविल सर्विसेज और प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, सरकारी नौकरी, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। और सूर्य की दृष्टि चूँकि
तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव यात्राओं का होता है। आप मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र भी ले सकेंगे। तो कुल मिलाकर के धनु राशि के जातकों के लिए 2023 का समय जो है, आने वाला वर्ष 2023 बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो मैंने उपाय बताए हैं, जिन टाइम पीरियड में सावधानियां बरतनी है उसका ध्यान रखें, और आपके जीवन में जिस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो उस ग्रह का उपाय जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल चढ़ाकर, तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें।
देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें। शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।